मेरा नाम मिसबा है और मेरी उम्र 17 साल। मैं रज़ा की छोटी बहन हूँ। आज मुझे डर था कि मेरी माँ और बाप को मेरे गुनाह का पता चल जाएगा, क्योंकि उल्टियाँ करके मेरा बुरा हाल हो रहा था और अम्मी बार बार पूछ रही थी। मगर मैं कैसे बताती कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि मैं कंवारी थी। और पहली चाहत किस नंबर 4। सनम किचन में खड़ी बेख्याली में काम कर रही थी। सनम को हयात खैला ने कुछ पुराने मुलाजमों के कपड़े निकाल कर दिए थे, लेकिन कहते हैं ना कि उसने गट गुजरी में भी लाल की तरह चमकता है, वही हाल सनम का था। वो सर पर कपड़े का हेयर बैंड लगाए झट पर बर्तन धो रही थी। तभी हया खाला पीछे से आई और बोली, जल्दी से नाश्ता और चाय का इंतजाम कर दो बेटा, छोटे साहब के कुछ मेहमान आने वाले हैं, यहाँ आएंगे। सनम ने इस फुसार कर बैठी। हाँ, उनका घर है, जब चाय आए जाए, हमें क्या। हयात खाला बुड़बुड़ाने लगी तो सनम खामोशी हो गई और मुस्तैदी से काम करने लगी। थोड़ी देर बाद रजा और अरसम बातें करते लाउंज एरिया में आ बैठे। रजा, मुझे तुम्हारा ऑफर बहुत पसंद आया और मैं तुम्हारी कंपनी के साथ जरूर काम करना चाहूंगा, क्योंकि तुम लोग काफी एडवांस्ड और अच्छे मार्केट बिजनेस शिप करते हो। अरसम ने कहा, फिर सिगरेट जलाकर होंठों से लगा गया और मुंह से धुआं का बरगुला छोड़ने लगा। मुझे भी मंजूर है, लेकिन बराबर के बिजनेस पार्टनर रहेंगे। आराम से रजा ने अपनी बात मुकम्मल की। वैसे तुम्हारे घर पर फैमिली नहीं रहती क्या? कोई बहन भाई या अब्बा अम्मा या बीवी बाल बच्चे? अरसम यहाँ वहां नजर दौड़ाते हुए पूछ बैठा। हाँ, बाबा जानी हैं जो बड़ी हवेली में रहते हैं, और मेरी मंगेतर रजिया कल परसों अमेरिका से आ रही है। ये गेस्ट हाउस है और ज्यादातर मेरी रिहायश ही रहती है, क्योंकि यहाँ मुझे सुकून मिलता है। रजा सिगरेट होंठों में दबाए बोला, तुम भी सिगरेट पीते हो? अरसम को लगा था रजा किसी भी किस्म का नशा नहीं करता। शराब भी पीता हूँ और भी बुरे काम करता हूँ, रजा शैतानी मुस्कान के साथ बोला। अरसम खामोश हो गया। इस वक्त हयात खाला नाश्ते का ट्रे और हाथ में लिए अंदर दाखिल हुई। चलो आओ नाश्ता करते हैं, रजा उसे सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला और खुद दुब से सोफे पर बैठ गया। अरसम भी आहिस्तगी से बैठ गया और बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू किया तो वो पहले ही नवाले में चौंका, क्योंकि खाने का जायका बिल्कुल घर जैसा था, जैसे उसकी अम्मी के हाथों का जायका हो। बहुत ज्यादा लजीज है यार, किसने बनाया है? वैसे बिल्कुल मेरी अम्मी के हाथों का लग रहा है। अरसम तारीफ किए बगैर ना रह सका। रजा कुछ ना बोला और बस अरसम को देखने लगा, जो बहुत ही मजे ले लेकर नाश्ता कर रहा था। नाश्ते के बाद हयात खाला बर्तन धो रही थी और सनम खड़ी अपने हाथों को देख रही थी। जाओ बेटा, जाकर नाश्ते के बर्तन भी समेट लाओ, हयात खाला ने कहा तो सनम किचन से बाहर आई और दुपट्टा कंधों पर ठीक से फैलाकर लाउंज एरिया में आई, जहां रजा और अरसम टहलकर बातें कर रहे थे। सनम चुपके से दबे पांव आई और सारे बर्तन समेट कर ले जाने लगी। तभी उसके हाथ से एक कांच का गिलास छूट गया और फर्श पर गिरकर चिकनाचूर हो गया। अरसम और रजा भी आवाज पर पीछे पलटे तो सनम फर्श पर घुटने के बल बैठी कांच के टुकड़े समेट रही थी। एक काम इन मुलाजमीन से ठीक ढंग से नहीं होता है, मेरा महंगा क्रोकरी सेट तोड़ डाला। रजा चीख कर गुस्से से बोला, कोई बात नहीं रजा, गलती हो जाती है और बस एक ग्लास ही तो टूटा है, अरसम ने कहा और सनम के करीब झुककर टूटे हुए कांच के टुकड़ों को मिलकर समेटने लगा। सनम ने भी वह बांध शख्स को नजर उठाकर देखा तो चौंक गई। सूरत कुछ जानी पहचानी मालूम होने लगी और तीखे नकोश बिल्कुल हूबहू उसकी तरह थे। अरसम ने भी उसकी तरफ देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि आंखें उसकी भी झील सी हरी थी। असम उठा और कांच के टुकड़े समेटकर डस्टबिन में डाल दिया। सनम वापस चले गई। रजा अरसम के पीछे तरफ देखने लगा। प्यारी सी भोली भाली लड़की है और तुम हो के बच्ची पर चीख रहे हो। अरसम ठंडी आ भरकर बोला, प्यारी? अच्छा, रजा सख्त लहजे में बोला और अपना गुस्सा जबरदस्ती पी गया। अरसम के जाने के बाद जब सनम काफी लेकर रजा के कमरे में गई तो रजा नाइट गाउन पहनकर आज के किस्से के बारे में सोच रही थी। रजा को बार बार असम की मुस्कुराहट चुभ रही थी। वो सनम की तरफ देख बहुत ठंडे और नरम तासुरात लिए उसका जायजा ले रहा था और यही बात रजा को तैश दिला बैठी। रजा सर, आपकी कॉफी, सनम ने आहिस्ते से कहा। अच्छा, कॉफी। रजा सनम की तरफ पलटा जो कमरे को दूधिया रोशनी में पूरे हुस्न जमाल के साथ खड़ी अपनी पुरकशिश आंखों से फर्श को देखे जा रही थी। सनम, आइंदा याद रखना, मेरे किसी भी मेहमान के सामने आने की कोई जरूरत नहीं। अगर जब मुझे ज्यादा हाजत होगी तब मैं खुद बुला लूंगा, और मेरे बुलाए बगैर अब तुम नहीं आओगी, रजा ने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा तो सनम ने सर असबात में हिला दिया और कमरे से चली गई। रजा बेड पर बैठकर अपनी कॉफी को घूरने लगा
اور कॉफी का प्याला उठाकर लबों से लगाया तो उसे यूं लगा सनम के हाथों की मिठास काफी न घुल गई हो। रजा ने कॉफी का प्याला देखा और बस उसे यूं ही देखता ही रहा जैसे सनम के हाथों का लिम्स हो। रजा अपनी ही सोच पर खसिया सा गया था। कॉफी की प्याली वापस से टेबल साइड पर रख लेट गया, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी और बस बार बार सनम का चेहरा आंखों के सामने लहरा रहा था। सनम का मासूम चेहरा और उसका उदास बदन, उसके रुक रुक कर ठहर ठहर के बात करने का अंदाज और नाजुकी सब मिलकर क्यामत बर्पा करते थे। रजा ने बेजारी से खुद को बुरा बुरा कहा और आंख बंद कर सो गया। और मिसबा आज सुबह से लगातार उल्टियां किए जा रही थी और जरनूर बेगम काफी परेशान थी। आखिर अचानक मिसबा को क्या हो गया? मिसबा कमरे में बंद ऊंधे मुंह पड़ी सिसक रही थी। तभी वो उठी और हिम्मत करने लगी कि आज अपनी मोम को सब सच्चाई बता दे, लेकिन अगर उसके पापा को अगर बात मालूम चल जाती तो मुर्तजा सुल्तान उसे जिंदा गाड़ देते। मिसबा को मम्मा पापा दोनों ही बेहद अजीज थे, लेकिन जरनूर बेगम और मुर्तजा सुल्तान उसकी सच्चाई जानने के बाद कम से कम उसे जिंदा तो नहीं छोड़ते, क्योंकि मिसबा से गलती नहीं गुनाह सरजद हुआ था। मिसबा तो रोती सिसकती कमरे में पड़ी थी और नीचे मुर्तजा साहब जरनूर बेगम के साथ बैठे बातों में मशगूल थे। आपका क्या ख्याल है? मिसबा की उम्र भी हो गई है और अरसम अच्छा लड़का है। जरनूर बेगम ने अपने चेहरे पर आते बालों को साइड करते हुए अदाए दिलफरेबी से कहा, हाँ, वह आज सफदर बहुत नेक है और अच्छे इंसान है, लेकिन तुम शायद नहीं जानती, अरसम उनकी सगी औलाद नहीं है। अरसम वहाज की एक दोस्त का बेटा है जिसकी ट्रेन हादसे में मौत वाक़या हो गई थी। सिर्फ इस हादसे में अरसम जिंदा सही सलामत बचा था। वहाज ने अरसम को सीने से लगाकर पाला और उनकी बेगम सादा साहब ने भी अरसम की माँ की ममता से नवाजा। वहाज अरसम को अपना नाम दिया और पढ़ लिख कर उस काबिल बनाया कि वो आज एक मल्टीनेशनल कंपनीज का मालिक है। अरसम से रजा भी मिल चुका था। लड़का बहुत अच्छा है और धीमे और ठंडे लहजे का है। तुम सारदा और उसकी फैमिली को कल डिनर पर इनवाइट करो, फिर मैं बाकी सब संभाल लूंगा। मुर्तजा साहब कहकर उठ खड़े हुए और जरनूर बेगम सोचकर ही खुश थी कि उसका दामाद एक मल्टी नेशनल बिजनेसमैन है। असम जब से रजा सुल्तान अली के घर से आया था उसके दिल में एक कसक सी उठी थी। सनम से मिलकर उसकी रूह को सुकून सा मिला था। सिर्फ एक रस्मी मुलाकात, हल्की सी झलक असम को तड़पा कर रख दे रही थी और असम जानता था कि ये मोहब्बत का जज्बा नहीं बल्कि कुछ और है, कोई पाकीज़ा सा बंधन है जिसे सनम उससे उसे अनचाहे डोर से बांध रहा था। सनम की आंख बिल्कुल अरसम जैसी हरी झील जैसी थी जिसमें सारे जज्बात गड़बड़ रहे थे। अरसम सनम को और करीब से जानना चाहता था, लेकिन वो इतना तो रजा को जान चुका था कि उसकी मौजूदगी में वो सनम से खुलकर बात तक नहीं कर सकता था। अरसम बेड पर बेचैनी से पहलू बदल कर लेटा और फोन की स्क्रीन ऑन करके होम स्क्रीन पर लगी एक 3 साल बच्ची जो खिलखिलाकर हंस रही थी और उसकी आंखें झील सी गहरी थी। उसके गालों में धसे हुए घड़े पड़े थे और अरसम ने इस तस्वीर को देखा और उस तस्वीर से बात करने लगा। कहाँ हो तुम सादगी, कब मिलोगी मुझे? पता है हर दूसरी लड़की में तुम्हारा झलक देखती थी। मैं तुम्हें कहाँ तलाश करता फिरूं? तुम्हारी शक्ल से मुशाबत हर लड़की को मैं अपनी सादगी समझ बैठता हूँ, लेकिन जो कुछ भी हो तुम्हारी जैसी बिल्कुल सनम भी दिखती है। अब खुदा जाने ये मुख इत्तेफाक है या? अरसम अचानक ही गहरी सोच में गर्क हो गया। इसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और साजदा बेगम मुस्कुराती हुई अंदर आई। क्या हो रहा है मेरा बेटा? कहीं मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? सादा बेगम खड़ी उसे देखती रही। कैसी बात कर रही हैं मम्मा? अब आप कुछ ज्यादा ही मुझे तंग कर रही हैं। ये आपका घर है और मैं आपका लाडला छोटा सा बेटा हूँ। असम उठकर खड़ा हो गया और सादा बेगम के दोनों हाथों को पकड़कर चूम लिया। उन्होंने अपने साथ बेड पर बैठ कर खुद फर्श पर बैठ गया। खुदा तुम्हें सलामत रखे मेरी जान। पता नहीं मैं ऐसी कौन सी नेकी की थी जिसके अजर में खुदा ने तुम्हें मेरी सोनी झोली में डाल दिया। मैं जितना शुक्र करूं उतना कम है। साजदा बेगम उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, जी तो आपके आने की कोई खास वजह? असम अब्रो आईब्रो उठाकर बोला, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ सा लग रहा था। हाँ, कल हम मुर्तजा साहब के यहाँ डिनर पर चल रहे हैं और तुम्हारी मौजूदगी बेहद जरूरी है, इसलिए कल की सारी मीटिंग कैंसिल करो और कल के लिए तैयार रहना। सारदा बेगम आंखें छोटी करके सीधे मुद्दे पर आ गई। मेरी मौजूदगी क्यों? कोई खास वजह? जी बेटा, जी, आपके लिए हम लोगों ने मुर्तजा साहब की लड़की को पसंद करना है। बेहतर होगा कि आप भी मिल लें ताकि बाद में आपको कोई शिकायत ना रहे। मिसबा अच्छी लड़की है और सबसे बड़ी बात तुम्हारे बाप अब्बा को बहुत पसंद है। सदा बेगम ठंडी आह भर कर बोली, क्योंकि इन्हें गुलनैन दिल से पसंद थी, लेकिन वजह साहब मिसबा को अपनी बहू बनाना चाहते थे, क्योंकि मुर्तजा
की सगी बेटी मिसबा थी और मुर्तजा साहब वहाद साहब के पुराने दोस्तों में से भी थे। अच्छा, तो आप अब्बा का पैगाम लेकर आई हैं। वैसे मम्मा, आप लोग को जो भी लड़की पसंद, चाहे हो लंगड़ी, लूली या काली, कलोटी ही हो, मैं आंख बंद कर उसका हाथ थाम लूंगा। अरसम हंसकर बोला तो साजिदा बेगम ने उसके सर पर हल्की सी जब रसीद कर की और चली गई और बस अरसम मुस्कुरा कर रह गया था। माँ, मेरी नोटबुक नहीं मिल रही, गुल जोर से चीखी तो सामने गजाला बेगम हंसते हुए आई और गुल अचानक ही किसी गैर मर्द को घर से देख चौंक सी गई और सर पर दुपट्टा रख अपने कमरे में चली गई। और बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? गजाला बेगम ने कहा तो वो सांवला और पुरकशिश सा मर्दाना वजाहत रखने वाला पत्ता दुबला लड़का जो 24-25 की उम्र का होगा मुस्कुरा दिया। जारी है।